हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद शिवम में। तो आज हम लेकर आए हैं कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.1। इस प्रश्नावली के सभी सवालों को हम बिल्कुल अच्छे और सरल तरीके से समझेंगे, एकदम आसान भाषा में। पहला सवाल पढ़ते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है? देखिए, इसका आंसर होगा कि हाँ, हम शून्य शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लिखा क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है। देखिए, अगर हम बात करें पूर्णांक की, तो पूर्णांक में 0 भी आता है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 0/1। लिखा है q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 के बराबर, q शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी आप अंश में q शून्य को लिख सकते हैं, क्योंकि शून्य ऊपर होगा। शून्य ऐसे लिखा जाता है ना, तो शून्य को लिखेंगे 0/1 या 0/2, 0/3, इस तरीके से लिखेंगे। तो इसे लिखा है कि क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस तरीके से हम शून्य को परिमेय संख्या कह सकते हैं और इस तरीके से हम लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अगर आपको परिमेय संख्याएं, पूर्णांक और प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इन सभी संख्याओं के बारे में, परिमेय बारे में पढ़ना है, तो आप मैथ्स विद शिवम में जाइए और सर्च करिए कक्षा 9 गणित अवधारणा। तो आपको वहाँ पर कक्षा 9 का जो चैप्टर 1 है, उसके बारे में जितनी भी अवधारणा है, उसका बेसिक नॉलेज है, उसमें प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, सभी संख्याओं के बारे में विस्तार रूप से समझाया गया है। तो आप वहाँ से समझ सकते हैं कि पूर्ण संख्या किन्हें कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किन्हें कहते हैं, पूर्णांक किन्हें कहते हैं, परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं, अभाज्य किन्हें कहते हैं। इन सब संख्याओं के बारे में आप सीख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन अगले पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे। तो जो प्रश्न संख्या 2 है वो क्या कहता है? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तीन और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए, परिमेय संख्या ज्ञात करने के कई तरीके हैं, जिसमें हम आज एक सरल तरीके से समझेंगे। देखिए, दो विधियां होती हैं जो बेसिक से आप समझ सकते हैं। कि एक होता है कि हम जो भी संख्याएं दी है, उनके बीच की अगर जितनी भी परिमेय संख्या निकालेंगे, तो उनको क्या करते हैं, उनको दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। फिर जैसे मान लीजिए 3 और 4 के बीच में निकालनी है, तो 3 और 4 के बीच की अगली संख्या अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगी? 7/2। हमने क्या बताया? जोड़कर, दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 को भाग कर दीजिए, तो बीच की परिमेय संख्या निकल आई। अब जैसे निकली 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या 7/2। अब हमें निकालनी है 6। अब इधर एक निकालेंगे, ठीक है, इन दोनों के बीच एक, इन दोनों के बीच फिर आ जाएंगी। फिर मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या आ गई, इधर मान लेते हैं x, इधर मान लेते हैं y, मान लीजिए आ गई। अब तो हमारी 3 संख्या निकल आए। कितनी? 3। अब इन दोनों के बीच या इन दोनों के बीच निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच या इन दोनों के बीच, ऐसे 3 निकाल लेंगे। एक इन दोनों के बीच निकालेंगे, एक इन दोनों के बीच, एक इन दोनों के बीच, 3 3 6 हो जाएंगी संख्या। ठीक है, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या होता है? एकदम सरल तरीका, कि हमें जितनी भी संख्याएं ज्ञात करनी, जब किन्हीं दो संख्याओं के मध्य या बीच की जितनी भी संख्याएं ज्ञात करनी है, उन संख्याओं को उसमें एक ऐड कर देंगे। जैसे हमें 6 संख्याएं ज्ञात करनी है, 6 में एक ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 7। अब हमें 7 संख्याएं जब ज्ञात, 7
आ गई। तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 को परिमेय संख्या बना लेंगे, 3 के बटा 1 कर लेंगे और 4 के बटा भी 1 कर लेंगे। अब जो हमने एक संख्या ऐड की यानी कि 7, यानी कि 6 में 1 ऐड किया तो 7 आ गया। हम क्या करेंगे, 7 का दोनों परिमेय संख्याओं में ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। ठीक है, तो जैसे इसका गुणा कराते हैं तो ये क्या आएगा, 3 सत्ता 21 बटे 7 एकम 7। इसी तरह इस तरफ गुणा कराएंगे, 7 चौक 28 और 7 एकम 7। अब बीच की परिमेय से, अब देखिए 6 ही परिमेय संख्या बीच में ज्ञात होगी, 22 बटा 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7 और 27 बटे 7। तो आप देख सकते हैं कि जितनी ये संख्याएं, ये जो संख्याएं हैं, ये 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या है। देखिए जितनी हम संख्या ज्ञात करनी उसमें एक ऐड करेंगे तो उससे एक अधिक संख्या प्राप्त होगी। उस संख्या का जो हम ऊपर नीचे परिमेय संख्या बनाकर ऊपर नीचे गुणा कराते हैं, जो दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालनी होती है, तो जितनी भी संख्या ज्ञात करनी उससे एक अधिक का जब हम गुणा करा देंगे तो हमें जो बीच की संख्याएं ज्ञात होगी वो हमेशा जितनी ही ज्ञात करनी होगी उतनी ज्ञात होगी। यानी कि हमें 6 ज्ञात करनी थी तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 ही संख्याएं निकल कर आती बार। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे सरल तरीका क्या है कि जितनी भी संख्या पूछी जाए उसमें एक जोड़ देंगे और जो आएगा उसका दी हुई दोनों संख्याओं में अंश तथा हर में गुणा करेंगे, उसका परिमेयकरण कर देंगे, जिससे कि जो भी उनका गुणात्मक मान आएगा, जो भी गुणनफल आएगा उसके आगे मतलब उन दोनों गुणनफल के बीच के जो मान होंगे उनको हम क्रम वाइज लिखते चले जाएंगे। जैसे 21 के बाद 22 23 24 25 26 27, बाकी हर सेम रहेगा, हर समान रहेगा। और ये सारी संख्याएं जो होंगी वो 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्याएं, जो 6 परिमेय संख्याएं वो ज्ञात हो जाएंगी। ठीक है, अब पहुंचते हैं अगले सवाल की तरफ। जो अगला सवाल है वो क्या कहता है, अगला सवाल भी सेम इसी तरीके का है। हमें ज्ञात करनी है परिमेय संख्याएं बीच की। ठीक है, सवाल क्या है, सवाल है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। सवाल है 3/5, अगला जो सवाल है सवाल नंबर 3, उसमें लिखा 3/5 और 4/5 के बीच बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। सेम जैसे अभी हमने दूसरा सवाल लगाया बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे। देखिए हमें कितनी संख्या ज्ञात करनी है, 5। तो 5 संख्या जब ज्ञात करनी है तो 5 से एक अधिक संख्या करेंगे, यानी 5 में 1 जोड़ेंगे और आएगा 6। अब जो दो संख्याएं दी हुई 3/5 और गुणा करेंगे 6 का ऊपर और 6 का नीचे। सेम 4/5 ऊपर भी 6 गुणा और नीचे भी 6 का गुणा। इधर गुणा करेंगे 6 18, 6 पंचे 30, इधर गुणा करेंगे 6 चौको 24 और 5 6 का 30। अब इसके बाद जो सारी संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, इनके बीच की परिमेय संख्या है। तो 18 के बाद क्या आता है 19, 19/30, 19 के बाद 20, 20/30, फिर क्या आएगा 21, 21/30, फिर क्या आएगा 22, 22/30, फिर क्या आएगा 23, 23/30। तो ये जो संख्याएं आई ये क्या आ गई, ये जो है संख्या है ये परिमेय संख्याएं आ गई। किसके, 3/5 और 4/5 के बीच की
5 परिमेय संख्या, 1 2 3 4 5। तो मैंने जैसे पहले बताया था कि जो संख्याएं जितनी भी ज्ञात करनी है, अगर उसमें एक अधिक यानी एक संख्या को ऐड करेंगे, जोड़ देंगे, या एक अधिक संख्या जैसे 5 ज्ञात करनी, तो 6 का अगर हम दोनों संख्याओं में ऊपर नीचे गुणा कराते हैं, और जो गुणा कराने के बाद जो गुणनफल प्राप्त होता है उसके बीच की जो संख्याएं हैं उन्हें अगर ज्ञात करते हैं, तो जितनी संख्या हमसे पूछी जाती हैं हमें उतनी ही संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। अब पहुंचते हैं अगले सवाल की तरफ। जो भी ना समझ में आए कमेंट में जरूर बताएं, आपको और अच्छे से और सरल तरीके से भी समझाया जाएगा, तो कमेंट करें और बताएं क्या समझ में नहीं आया। अगर समझ में आया है तो जरूर बताएं कि सर समझ में आया है। ठीक है, जो भी टॉपिक आपको, जो भी सवाल, जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताएं। आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा और बताया जाएगा कि जो डाउट होंगे उनको बताया जाएगा कि कैसे उन्हें डाउट को क्लियर करना है या किससे समझना है। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ पहुंचते हैं। इसमें हमें बताना है कि सत्य और असत्य, सत्य और असत्य बताना है। सत्य और असत्य, नीचे जो दिए गए सवाल है उनमें सत्य और असत्य बताने हैं। ठीक है, सत्य और असत्य बताना, और इसके बाद क्या करना है, साथ ही कारण भी देना, कारण भी दीजिए। कारण मतलब कि क्यों वे सत्य है और क्यों असत्य है, यानी क्या कारण है कि जो सत्य है। तो सवाल नंबर पहला देखते हैं। देखा, प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमें ये वाक्य जो दिया है, इस वाक्य को हमें बताना है कि क्या ये सत्य है या असत्य है। कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए पहले प्राकृतिक संख्याएं समझते क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5, ठीक है, अनंत तक होती है। परंतु अगर इस प्राकृत संख्या में शून्य को भी मिला दें तो ये पूर्ण संख्या बन जाती है। देखिए मैंने पहले भी बताया था, एक बार और बता देते हैं। अगर जो भी संख्याएं है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्या, जितनी भी संख्याएं हैं, अगर इसके बारे में आपको पढ़ना है तो आप जाइए चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें जाइएगा। तो आपको सर्च करना है, मैथ विद शिवम में जाना है और सर्च करना है कि कक्षा 9 अध्याय 1 की अवधारणा, अध्याय 1 अवधारणा, उसके जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको एक वीडियो दिखेगा, उसमें सारी संख्याएं विस्तारित रूप से समझाई गई हैं। तो जाइए और सर्च करके समझिए और सब कुछ समझते हुए तब आगे बढ़ते हैं। तो ये बोला प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या का 1 2 3 4 5, तो जाहिर सी बात है कि ये पूर्ण संख्या होगी कि पूर्ण संख्या में एक और ऐड हो जाता है शून्य, तो शून्य भी ऐड हो जाता है। लेकिन ये मत सोचना कि क्योंकि उसने बोला है कि प्राकृतिक संख्या, सिर्फ प्राकृत संख्याओं के बारे में ही बताना है, तो ये बात कैसी होती है, ये होती है सत्य। तो ये वाक्य होता है सत्य। अब पढ़ते हैं अगले वाक्य की ओर। अगला वाक्य है या अगला प्रश्न जो है वो ये है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। अब अगर बात करते हैं पूर्णांक की, तो देखिए पूर्णांक क्या होता है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3
4, इसके बाद अनंत तक, और इधर भी अनंत तक रहेगा। ये होते हैं पूर्णांक। पर अगर बात करें पूर्ण संख्या, तो अभी आपने देखी ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होती है? इतनी, ये इधर वाली। तो पूछा गया प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अगर बात इधर करेंगे तो इधर का प्रत्येक पूर्णांक तो एक पूर्ण संख्या हो जाएगी, लेकिन इधर अगर देखेंगे, इधर जब बढ़ेंगे तो पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होगी। यानी कि ये सत्य जो कथन है ये असत्य है। ये कथन कैसा? ये असत्य है, ये कथन असत्य है। ये सत्य क्यों है? ये तो आप जानिए कि अगर पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक। लेकिन जो पूर्णांक होते हैं वो ऋणात्मक भी होते हैं, लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है वो सिर्फ धनात्मक होती है और शून्य भी शामिल होता है। तो इससे ये पता चलता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो अगला वाक्य क्या है? अगला वाक्य है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी देखिए समझते हैं। देखिए परिमेय संख्या क्या होती है? अभी अब आपने जो पहला सवाल देखा था कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और जहां p और q पूर्णांक हो। अभी हमने सिद्ध किया कि समझा, जाना या सीखा कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती। प्रत्येक जो पूर्णांक है वो एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, लेकिन अगर प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती तो परिमेय संख्या भी एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि पूर्ण परिमेय संख्या को जो हम लिखते हैं p/q के रूप में, तो p और q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। तो पूर्णांक होते हैं, तो इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी हमारा कथन असत्य है। ये भी कथन असत्य है। एक बार और समझ लेते हैं। देखिए परिमेय संख्या क्या होती है? जैसे हम परिमेय संख्या को लिख सकते हैं 1/2, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। ऋण 3/4, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो ये दो जो 3 कथन दिए थे आपके, इनके बारे में हमने सीखा कि जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये बात सत्य है। लेकिन अगला जो स्टेप देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये गलत है। क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से लेकर सभी धनात्मक संख्या होती हैं, लेकिन पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी सारी आती हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या को एक पूर्ण संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सकता, या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि हम पूर्ण संख्या को इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। या आप समझिए कि जब प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होगी तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होगी, क्योंकि परिमेय संख्या बनती है वो पूर्णांक से ही बनती है। ठीक है, तो धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले जो भी वीडियोस हैं वो आप तक उनकी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो अगला आपके जो डाउट है उनके बारे में जरूर बताएं। हम उन डाउट को जो भी आपके डाउट है उनको क्लियर करने की पूर्ण कोशिश करेंगे। धन्यवाद।